जय भीम जय भारत। वंचित आवाज में दर्शकों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे जाति आधारित जनगणना के ऊपर। इस एपिसोड में भी हमारे साथ मौजूद बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी। वामन मेश्राम जी, पिछले हफ्ते आप बोले हैं कि आज़ादी के बाद जाति आधारित जनगणना को रोका गया, दबाया गया। क्या अब तक कोई भी जाति आधारित जनगणना करने का प्रयास नहीं किया है? जाति आधारित जनगणना करने का प्रयास लोगों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, कुछ खास मंत्रियों के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया होगा, मगर ये वास्तव में हुआ नहीं आज तक। वो किस मंत्रिमंडल में? चाहे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का मंत्रिमंडल हो, चाहे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मंत्रिमंडल हो, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो जब थे तब की बात हो, या अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात हो। इसका मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेतृत्व में, या कांग्रेस, एनडीए और यूपीए मीन्स बीजेपी एंड कांग्रेस मेन, क्योंकि इसको संचालन करने वाले वही लोग थे और इनके प्रधानमंत्री इनके ही थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही इसको खास तौर पर रोकने की कोशिश की। सेंसस कमिश्नर के द्वारा इस काम को करने का प्रयास करने की कोशिश हुई है, मगर ये जानकारी सेंसस कमिश्नर, भूतपूर्व सेंसस कमिश्नर नुन्नी के द्वारा, विजय नुन्नी के द्वारा ये कहा गया कि ऐसा करने के पहले कुछ लोग पर्दे के पीछे आकर इसको रोकने की कोशिश करते रहे, इसको प्रभावित करते रहे और हर बार इसको रोकने की कोशिश होती। कौन है ये कुछ लोग? वो लोग जो ऐसा नहीं होने देना चाहते, खास तौर पर जो आज तक इस देश में शासक वर्ग की तरह कार्य कर रहा है। और अगर जाति के नाम पर उन लोगों का नाम लिया जाए तो ब्राह्मण जाति के लोगों के द्वारा ये ज्यादा हुआ है। तो आपका मतलब है? क्योंकि मैं इस बात के बारे में ये भी कह सकता हूं कि 51 में जवाहरलाल जी, 61 में जवाहरलाल जी, 71 में इंदिरा गांधी, 81 में इंदिरा गांधी, 91 में नरसिंह राव और 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, फिर उसके बाद में प्रणब मुखर्जी। अगर ये नाम लिए, ये नाम मेरे नाम के साथ बोल रहा हूं, अगर ये नाम अपने आप ये नाम सिद्ध करते हैं कि सारे के सारे ब्राह्मण प्रधानमंत्री थे, तो आपके बातों से मैं ये कह सकता हूं कि आप रूलिंग क्लास नहीं कह रहे हैं, रूलिंग कास्ट कह रहे हैं। इंडियन सोसाइटी ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी है और कास्ट बेस्ड सोसाइटी होने की वजह से जो डोमिनेंट कास्ट है, प्रभावशाली जाति है ब्राह्मण, उस आधार पर यह शब्द प्रयोग मैं कर रहा हूं। इस संदर्भ में ही ये बात मैं बोल रहा हूं। जैसे अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं होती है, तो जिस तरह से लोग पूंजीपति शब्द प्रयोग करते हैं, तो समाज रचना के संदर्भ में ब्राह्मण लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के निर्माता होने की वजह से इस दृष्टि से शोषक वर्ग है। जैसे पूंजीपति शोषक वर्ग है, वैसे इस व्यवस्था में वो भी शोषक वर्ग है। जिस विजय नुन्नी का बात आप कह रहे थे, वो विजय नुन्नी 95 से लेकर 99 तक सेंसस कमिश्नर थे। इसका मतलब 2001 का सेंसस के पहले का तैयारी उन्होंने किया। क्या उन्होंने सेंसस में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए ऐसा कुछ प्रयास किया है? हमारी जानकारी के अनुसार जो उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था, मगर उनको ऐसा करने के लिए रोका गया। जो उनके द्वारा किसी किताब में प्रस्तावना लिखी गई है वो अभी अनपब्लिश है, मगर वो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया था और रिकमेंड भी किया था, मगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको डिनाई किया गया। ये रिकमेंडेशन जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ऐसा तमिलनाडु हाईकोर्ट ने जजमेंट भी दिया था, पर वो जजमेंट को तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश भारत सरकार के आग्रह पर किया। तो इसका मतलब आप भारत सरकार के ऊपर, मेश्राम जी, आप जुडिशरी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि जुडिशरी सरकार कहने से चलती है? नहीं, जुडिशरी सरकार के कहने पर नहीं चलती है, मगर आमतौर पर
जुडिशरी के फैसले, बड़े फैसले, पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था कि कोर्ट के पास, तमिलनाडु कोर्ट के पास या किसी हाई कोर्ट के पास पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं है। तो तमिलनाडु हाई कोर्ट ने पॉलिसी बना दिया जिसका अधिकार उनके पास नहीं है, इसीलिए वो अधिकार नहीं था, इसीलिए तमिलनाडु हाई कोर्ट का जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यदि जुडिशरी ने पॉलिसी बनाने के मुद्दे पर अपना स्टैंड विड्रॉ किया है तो मैं जुडिशरी के लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि वो भविष्य में इस पर स्टैंड रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत बार वो पॉलिसी बनाने के डिसीजन देते हैं, जैसे कि जैसे क्रीमी लेयर का जो डिसीजन है, ये डिसीजन सरकार ने नहीं लिया है, ये डिसीजन उन्होंने खुद लिया है। ये निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं है, तो पॉलिसी डिसाइड किया उन्होंने मंडल कमीशन के जजमेंट में। विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये फैसला लिया जाता है जुडिशरी के माध्यम से। जुडिशरी का काम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमेंट करने का अधिकार है। नहीं, कमेंट करने का नहीं, वो इंटरप्रिट करने का अधिकार है। तो इंटरप्रिटेशन में इकोनॉमिक क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है और ये लिखित क्राइटेरिया है। और क्रीमी लेयर के नाम पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया। सुप्रीम कोर्ट ने 49% कैपिंग भी लगाया था। पर आप जो कैस्ट बेस्ड सेंसस का बात कर रहे हो, मांग कर रहे हो, ये कैस्ट बेस्ड सेंसस होने के बाद में अगर मान लो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस या अदर बैकवर्ड क्लासेस में और भी बहुत सारे जातियां हैं जो लोग ये मांग कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे दिया है कि 49% कैपिंग होना चाहिए, रिजर्वेशन 49% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? मैं इस बात से, सुप्रीम कोर्ट की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया गया तो हमारा संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है। मेश्राम जी, अब वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे वंचित आवाज में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेश्राम जी, मैं ये पूछ रहा था कि 49% कैपिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई उसका और जाति आधारित जनगणना होने के बाद में का परिणाम का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसके ऊपर आपका क्या राय है? नहीं, मैं मौलिक रूप से 49% जो सीलिंग है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसको अगर हम देखा जाए एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को उनके संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान ने संख्या के अनुपात के सिद्धांत को स्वीकार किया है। परमेश्वरम जी, यदि संख्या के सिद्धांत को एक बार संविधान ने स्वीकार कर लिया है तो उस सिद्धांत को दूसरे मुद्दे के ऊपर भी स्वीकार किया जाना चाहिए। वही सिद्धांत यह भी कहता है कि रिजर्वेशन राइट है, पर रिजर्वेशन एक एग्जम्पशन है और ये एग्जम्पशन जो है ये मेजॉरिटी से ज्यादा हो नहीं सकता है, जिसकी फॉर एग्जांपल 100 में मेजॉरिटी होता है 51%। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जो रिजर्वेशन एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन मेजॉरिटी से ज्यादा हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। मैं मौलिक रूप से ये कहना चाहता हूं कि एससी और एसटी के लिए संख्या के अनुपात का सिद्धांत एक बार स्वीकार कर लिया मेश्राम जी, तो वही सिद्धांत दूसरे लोगों के लिए भी लागू करना चाहिए। पर मेश्राम जी, एग्जम्पशन का मतलब ये नहीं होता है। एग्जम्पशन का मतलब होता है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, बट सभी नागरिक संविधान के अनुसार में जब इक्वल नागरिक होते हैं उनमें से कोई नागरिक को स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है, वही है रिजर्वेशन। इसी को एग्जम्पशन करते हैं। इसको अवसर के रूप में अगर माना जाए, अपॉर्चुनिटी के रूप में माना जाए कि ये अवसर दिया गया है, ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, मगर दूसरी तरफ ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिप्रेजेंटेशन है। रिजर्वेशन केवल रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है। आप एक साथ लोकतंत्र को मानते हैं और रिप्रेजेंटेशन को भी नहीं मानते, बड़ी अजीब किस्म की बात है। विदाउट रिप्रेजेंटेशन
लोकतंत्र कैसे हो सकता है? अगर आप लोकतंत्र मानते हैं तो रिप्रेजेंटेशन मानना होगा। चाहे विधायिका में रिप्रेजेंटेशन हो, जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन हो, मीडिया में रिप्रेजेंटेशन हो। अगर लोकतंत्र चारों पिलर पर खड़ा है तो सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जाति आधारित गिनती का मुद्दा, मैं ऐसा मानता हूं कि केवल रिजर्वेशन के लिए नहीं उठाया जा रहा है। रिजर्वेशन उसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट है। तो बड़ा जो लोग इसको दबाना चाहते हैं वो लोग इस बात से डरे हुए हैं कि इससे राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल हो सकती है, इसमें सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल हो सकती है, इसमें धार्मिक जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल हो सकती है। जो लोग हजारों साल से काबिज है वो लोग ये नहीं चाहते कि राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल हो, धार्मिक जीवन में उथल पुथल हो और सामाजिक जीवन में उथल पुथल हो। अगर ऐसा होता है तो उनके वर्चस्व को खतरा पैदा होता है। वो खतरा पैदा होने वाले किसी भी काम को रोकना चाहते हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मेश्राम जी, ये मुख्य बात है। जाति आधारित रिजर्वेशन के लिए इस डाटे का उपयोग होता है या नहीं होता है छोटी बात है। तो रिजर्वेशन के बाहर वाला मकसद आपका है? मेरा मकसद है या नहीं है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, इसके दो एस्पेक्ट है। एक, जो उसको रोकना चाहता है वो क्यों रोकना चाहता है, मैं इसको करना चाहता हूं, उसके पीछे इस देश को महान बनाने की हमारी सोच है। जो वंचित लोग हैं, जब वो इनकम टैक्स पे ही होगा तो ये भारत देश छोटा थोड़ी रहेगा, ये तो महान हो जाएगा ना। हर वंचित आदमी इनकम टैक्स पे ही होगा। जब वो इनकम टैक्स पे ही होगा तो हमारे देश के खजाने में, ट्रेजरी में कितना पैसा इकट्ठा होगा। जब इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा तो उस पैसे का उपयोग इस देश को महान बनाने में नहीं होगा। तो इस डाटे का उपयोग हर आदमी इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए। इसके लिए देश चलाने वाले लोग कर सकते हैं। मेश्राम जी, ये ओबीसी का शब्द जो है, इसका आरंभ किधर हुआ है? क्योंकि ओबीसी का शब्द तो पुरानों में नहीं था। ये जो मेरी जो जानकारी है, 1936 में अंग्रेजों के द्वारा बॉम्बे में एक कमेटी बनाई गई थी, स्टैट्यूटरी कमेटी थी। उस स्टैट्यूटरी कमेटी में बाबा साहब आम्बेडकर एक सदस्य के तौर पर थे और उनके द्वारा सबसे पहले ये शब्द प्रयोग यूज किया गया। और वो शब्द प्रयोग यूज करने के पीछे एक बैकग्राउंड कारण था। वो कारण था क्योंकि सेकंड इंडिया एक्ट 1935 में शेड्यूल कास्ट जो बैकवर्ड क्लास का ही पार्ट है उसको मान्यता दी गई थी। ये शेड्यूल कास्ट के अगर लोग बैकवर्ड है तो इसके अलावा भी कौन बैकवर्ड है, तो इसलिए जो शेड्यूल कास्ट के अलावा बैकवर्ड है उनको अदर बैकवर्ड कहा गया है। शेड्यूल कास्ट के अलावा जो बैकवर्ड है उसको अदर बैकवर्ड कहा गया है। तो ये सबसे पहले 36 में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये शब्द प्रयोग सबसे पहले किया गया। मेश्राम जी, फिलहाल अब वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे, हमारा चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मेश्राम जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी का शब्द इस्तेमाल किए, ओबीसी का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। अगर आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, इसके लिए एक प्रोविजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने ये ओबीसी का शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, पर इसका प्रोविजन क्यों नहीं किया? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रोविजन करने के बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रयास करने की उन्होंने कोशिश की, मगर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, जवाहरलाल जी के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहा गया कि आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तक ही लिमिटेड ध्यान देना चाहिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के आप नेता नहीं हो। गांधी जी अदर बैकवर्ड क्लासेस के मतलब कांग्रेस ये मानता था कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रतिनिधि है। कांग्रेस के लोगों ने उनको इस काम के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया था कि इससे ज़्यादा आपको
आपको इन लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर आप बात करो। मेश्राम जी, इसका आधार क्या है? इसका आधार वो दस्तावेजी प्रमाण उस समय है कि बाबा साहब आम्बेडकर जिस संगठन की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उस संगठन का नाम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, और वो भी इस बात का आग्रह कर रहे थे कि इन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये बात बार बार बाबा साहब आम्बेडकर अंग्रेजों के सामने उठाते थे। मगर जब संविधान लिखने का मामला आया तो केवल फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मामला नहीं रहता है। जितने भी वंचित लोग हैं वो सभी लोगों के अधिकार की रक्षा करने का मामला था, और बैकवर्ड क्लासेस के डेलीगेशन बाबा साहब आम्बेडकर को आकर मिलते थे, और वो चाहते थे कि बाबा साहब आम्बेडकर जो है उनके लिए भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ उनके लिए भी कुछ करे, वो ये चाहते थे। मेश्राम जी, आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड क्लासेस का और वंचित लोगों का राज होना चाहिए, ये आपका मांग है, क्या मैं सच हूं? मैं राज किसी को मांगने से नहीं मिलता, क्योंकि भीख भी मांगने से नहीं मिलता। राज तो बहुत मुश्किल बात है, राज थोड़ी ऐसे मिलेगा, वो लोग स्ट्रगल करेंगे। अब तो राज मिला है और अब देश का प्रधानमंत्री है एक ओबीसी, क्या आप इनको भी प्रतिनिधि नहीं मानते हो? नहीं, नरेंद्र मोदी देश का शासक है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के व्यक्ति है, मगर शासक वर्ग नहीं है। शासक वर्ग और शासक दो चीजें अलग है। ब्राह्मण ही भारत का वास्तविक शासक वर्ग है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और शासक वर्ग के द्वारा नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया हुआ है। अगर इस नॉमिनेशन का आपको एविडेंस चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया था गोवा के अधिवेशन में बीजेपी की। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये कहा जा सकता है। तो एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर आप इल्जाम लगा रहे हो? मैं नरेंद्र मोदी पर नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर का आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ये द्विज लोगों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेटेड पीएम बना के रखा हुआ है। पर मेश्राम जी, आप कह रहे हो जैसे कांग्रेस के द्वारा जगजीवन राम को इसी तरह से नॉमिनेट करके रखते थे वो। तो जगजीवन राम बैकवर्ड क्लासेस जैसे के लीडर नहीं कांग्रेस थे? ने सीताराम केसरी को नॉमिनेट करके रखा था। तो आप जगजीवन राम को कह रहे हैं कि जगजीवन राम बैकवर्ड क्लासेस के लीडर नहीं थे? वो तो कांग्रेस का मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, इन लोगों को अपने पार्टी में नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा हैसियत नहीं देते हैं। अगर ये लॉजिक सही है तो स्टेट लेवल के बहुत सारे पार्टियां हैं बैकवर्ड क्लासेस के, जिन बैकवर्ड क्लासेस लोगों ने शुरू किया था, और आप बोलते हैं ब्राह्मणों ने शुरू किया, वो ब्राह्मण का पार्टी है। ये बैकवर्ड लोगों ने शुरू किया, तो ये क्या बैकवर्ड लोगों का पार्टी नहीं है? बैकवर्ड लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी तो नहीं शुरू की गई ना, मैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टियों का बात कर रहा हूं। स्टेट पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ पार्टियां स्टेट पॉलिटिकल पार्टियां है, जैसे लालू प्रसाद यादव, मगर लालू प्रसाद यादव भी उनके द्वारा शुरू की गई पार्टी के नेता नहीं थे। वो समाजवादी पार्टी से निकले हुए नेता है, और समाजवादी पार्टी की शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने शुरू नहीं की। ये वो समाजवादी ब्राह्मण थे उस समय के, उनके द्वारा शुरू किया गया था। आचार्य कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, अच्युत पटवर्धन थे, इन लोगों ने, अशोक मेहता थे, इन लोगों ने, ये समाजवादी जो नेता थे, ये सब ब्राह्मण नेता थे, उन लोगों ने ये शुरू किया था। लालू प्रसाद यादव उसमें से निकले, नीतीश कुमार उसमें से निकले, शरद यादव उसमें से निकले, ये सारे वो उस पार्टी से निकले हुए, इनकी स्थापित की हुई पार्टी नहीं है। मेश्राम जी, जाति पूरा देश में फैला हुआ है। ये साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट में है, सभी जगह है। तो साउथ इंडिया की ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बैकवर्ड लोगों ने शुरू किया। तो आपका लॉजिक से ये बैकवर्ड लोगों का पार्टी है, पर ये बैकवर्ड लोगों का पार्टी है तो आपका मुद्दा क्यों नहीं उठाते?
इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम सही तरीके से विश्लेषण करें तो एक है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये दोनों के नेता ब्राह्मण हैं, इनके दोनों की पार्टियां ब्राह्मण हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो या तो एनडीए में सपोर्टेड है या तो यूपीए में सपोर्टेड है। तो जिस पार्टी का वो सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी के विरोध में जाकर, बहुत ज्यादा विरोध में जाकर वो कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, और इस वजह से ये मुद्दा नेशनल एजेंडे पर कमजोर पड़ जाता है। वो उससे ज्यादा आगे बढ़कर बात नहीं करते। तो दूसरा एक और मौलिक कारण यह है कि इनके पीछे सीबीआई लगा रखा हुआ है, इनके पीछे भ्रष्टाचार के मामले लगा रखे हैं, और इस वजह से ये लोग उनकी पॉलिसीज को फॉलो किए बगैर चल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुलायम और मायावती दोनों यूपी में लड़ते रहते हैं और दोनों मिलकर दिल्ली में कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। आपका मतलब नेशनल फ्रंट में बैकवर्ड लोगों का एक इंडिपेंडेंट फ्रंट होना चाहिए। ऐसा करने का प्रयास लोगों ने इसके पहले किया है, मगर वो बहुत हद तक सफल नहीं रहा है। ऐसे प्रयास होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए। और ये जनता पार्टी के नाम पर जो महागठबंधन बनाने का, जनता परिवार इकट्ठा करने का प्रयास हुआ था, ये अभी शायद हो सकता है कि बिहार के चुनाव के बाद ही इसमें कोई रंग चढ़ने की कोशिश हो सकती है। मेश्राम जी, धन्यवाद। आपने वंचित आवाज कार्यक्रम में आए और आपके राय हमसे शेयर किया है। ये है जाति आधारित जनगणना के ऊपर बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी का राय। अगले हफ्ते और एक मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।